हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। एक इम्पॉर्टेंट बात है, आप लोगों के बड़े काम आ सकती है। मेरा एक मानना है, मतलब मैं बहुत दृढ़ता से इस बात को मानता हूँ मजबूती के साथ कि कुदरत भेदभाव नहीं करती है। तो काबिलियत देने में कैसे भेदभाव कर सकती है? तो इसका मतलब ये कि फिर सब आदमी में काबिलियत है। अगर सब आदमी में काबिलियत है तो फिर सभी कामयाब क्यों नहीं है ना? सवाल ये उठता है। तो पहली बात तो काबिलियत एक कैटेगरी की नहीं है, सब में अलग अलग काबिलियत है। कुदरत ने काबिलियत के मामले में तो भेदभाव नहीं किया, पर सब में काबिलियत अलग अलग है। जैसे कोई बहुत तेज भाग सकता है, कोई किसी का शारीरिक बल बहुत ज़्यादा है, किसी का दिमाग का बल बहुत ज़्यादा है, मतलब कोई दिमाग को बहुत तेज़ी से इस्तेमाल कर सकता है पर शरीर के मामले में शायद दुर्बल हो। कोई शरीर का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकता है, कोई बहुत अच्छा तेज़ भाग सकता है, किसी की नज़र बहुत तेज़ है, कोई निशाना बहुत अच्छा लगा सकता है, कोई इंस्टेंट डिसीजन ले सकता है। दिमाग तेज़ है पर फैसला नहीं जल्दी भी ले पा रहा, पर कोई आदमी है उसमें दिमाग थोड़ा कम है पर वो इंस्टेंट फैसला ले लेता है। जैसे आप लोगों को मालूम होगा कि फाइटर पायलट जब सिलेक्ट करते हैं, जो जो एयरफोर्स में जो जेट चलते हैं, वो जो आवाज़ से सोनिक बोलते हैं ना, सोनिक विमान जो आवाज़ की गति से भी तेज़ चलते हैं, तो सोचो कि उनकी रफ्तार कितने किलोमीटर प्रति सेकंड होगी। तो उस समय सभी काबिलियत होने के बावजूद भी ऐसे पायलट को सिलेक्ट किया जाता है जिसकी फैसला लेने की क्षमता सबसे तीव्र होती है, सबसे तेज होती है, क्योंकि माइक्रो सेकंड के अंदर फैसला लेना है कि बम गिराना है नहीं गिराना है, राइट जाना है या लेफ्ट जाना है, क्योंकि वो तो आवाज़ की गति से भी तेज चल रहा है। अगर वहाँ पर आदमी सोचे, कंफ्यूज हो जाए, यहाँ जाऊँ या वहाँ जाऊँ, क्या करूँ, उतनी देर में तो काम हो लेगा। तो हर आदमी में एक अलग अलग काबिलियत होती है, पर काबिलियत के मामले में नेचर कभी भेदभाव नहीं करता है। वो अलग बात है कि बहुत सारे लोगों को अपनी काबिलियत दिखती है, बहुत सारे लोगों को अपने अंदर काबिलियत नहीं दिखती है, या उनको मानना है कि वो बदनसीब है, बदकिस्मत वाले हैं। कमज़ोर लोग हमेशा किस्मत नसीब को मानते हैं, या उनका ये मानना है कि उनके पिछले कर्मों का फल है, या उनके साथ भेदभाव हुआ है, या पूरी दुनिया उनके खिलाफ है। ऐसे करके कुछ लोग अपनी काबिलियत को नहीं पहचान पाते हैं, पर कुछ लोग पहचानते हैं तो वो आत्मविश्वास में रहते हैं। जैसे हिरन की कस्तूरी के बारे में आपने सुना होगा कि हिरन के ही शरीर में वो कस्तूरी होती है और उसकी महक से वो इधर उधर घूमती रहती है, पर उसे मालूम नहीं था कि उसी के शरीर में है। कहते उसी वक्त शायद सही समय होता है हिरन का शिकार करने का, वरना हिरन इतना तेज भागता है उसका शिकार करना मुश्किल होता है। ऐसा मैंने सुना है। आई एम नॉट श्योर आई एम राइट और रॉन्ग, और ना ही हमारा मुद्दा है। मुद्दा ये है कि पहले तो अपनी काबिलियत को पहचानना। अगर कुदरत ने भेदभाव नहीं किया है तो काबिलियत सब में बराबर है, अलग अलग हो सकती है पर काबिलियत सब में है। तो अपनी काबिलियत को पहचानो पहले तो। दूसरा ये कि अगर सब में काबिलियत है तो सभी क्यों नहीं सक्सेसफुल हैं? या चलो मान लेते हैं कि भी 50-60% लोगों को पता ही नहीं है अपनी काबिलियत के बारे में, वो गधा मजदूरी कर रहे हैं, वो स्लेव मेंटलिटी, गुलामों वाली सोच। पर जिन 30-40% लोगों को पता है उनकी काबिलियत की, उनमें क्या महारत है, उसके बावजूद वो क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे? वो सभी क्यों नहीं कामयाब है? उनमें से कुछ ही क्यों कामयाब है? क्योंकि उनमें से भी जो कुछ लोग जानते हैं अपनी काबिलियत, पर वो समाज और वो घर वालों के दबाव में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। पर अगेन अगर हम बात करें कि वो जो 20-30% लोग इम्प्लीमेंट भी कर पाते, वो सभी के सभी फिर क्यों नहीं कामयाब है? अल्टीमेटली मैं आपको कहाँ लेके जा रहा हूँ, मैं इस मुद्दे पर ला रहा हूँ कि आपके अंदर जो भी काबिलियत है और आप उस काबिलियत को यूज़ भी कर रहे हो। हम ये मान लेते हैं कि आप उस काबिलियत को यूज़ भी कर रहे हो। यूज़ करने के बावजूद भी क्या आप सभी जो यूज़ कर पा रहे हैं अपनी काबिलियत को कामयाब हैं? तो आप ये पाओगे कि नहीं, वो कामयाब नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि लोकेशन मैटर करता है। आप समझे? लोकेशन बहुत मैटर करती है, जगह, कि आप किस जगह पर अपनी काबिलियत या अपने गुणों का बखान भी नहीं कह सकते, प्रेजेंटेशन, आप किन जगहों पर अपनी काबिलियत, अपने गुणों को दिखा रहे हो, प्रस्तुत कर रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनमें काबिलियत भी है, जो अपनी काबिलियत को पहचानते भी है और उन काबिलियत का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, पर फिर भी वो लोग आगे एक लेवल को क्यों नहीं क्रॉस कर पा रहे? क्योंकि वो गलत जगह पर अपनी काबिलियत यूज़ कर रहे हैं।
लोकेशन मैटर, यहाँ हम लोकेशन मैटर की बात कर रहे हैं कि जगह। उदाहरण के तौर पे आप ऐसा समझो कि अगर हम सचिन तेंदुलकर को बोले कि वो, मतलब सचिन तेंदुलकर इसलिए है क्योंकि वो एक पर्टिकुलर लोकेशन पर उसने प्ले किया। बहुत सारे, ऐसा तो नहीं हम कह सकते कि सचिन से बेहतर कोई है नहीं प्लेयर, पर वो गलत जगह पर अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। हालांकि वो चाहते हैं उस जगह पर, यहाँ पर ये एग्जाम्पल पूरी तरह सेट नहीं बैठता है क्योंकि यहाँ पर संभावनाएं मैटर करती है। यहाँ पर कि वो चाहता है उस लोकेशन पर अपनी प्रेजेंटेशन देना, पर संभावनाओं की वजह से वो वहाँ पहुँच नहीं पाया। जो पहुँच पाया वो आगे निकल गया। ये एग्जाम्पल थोड़ा ठीक नहीं है। एग्जाम्पल्स ऐसा समझो कि कोई बहुत बड़ा म्यूजिशियन है, और वो अचानक कहीं पर कोई म्यूजिशियन है या कोई सिंगर ले लो, आप किसी सिंगर को ले लो। वो सिंगर, ये जो इंटरनेशनल स्टेज शो करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, जैसे शाहरुख खान का भी है, टेम्पटेशन के नाम से ग्रुप है ना शायद, जो स्टेज शो करते हैं, वर्ल्ड टूर करते हैं। और अमिताभ बच्चन का अलग है, सबके अपने अलग अलग एक ग्रुप है जो वर्ल्ड टूर करते हैं और परफॉर्म करते हैं, और उसमें ये करोड़ों रुपया कमाते हैं। अगर ये वही परफॉर्मेंस इंटरनेशनल ना करके इंडिया में करे तो क्या इनको वो पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। इंडिया में भी छोड़ो, अगर मान लो किसी मुंबई में किसी गणपति लगते हैं, बड़े बड़े गणपति लगते हैं, करोड़ों रुपए के बड़े बड़े गणपति, लाल बाग का राजा, और ये वहाँ पर अगर ये फिल्म स्टार जा करके अपनी परफॉर्मेंस दे तो आपको क्या लगता है कि इनको कितने पैसे मिलेंगे या कितने की टिकट लोग खरीदेंगे? नहीं। चलो वो तो धार्मिक स्थान के नाम पर आप लोग बेनिफिट ले लोगे। मतलब अगर मान लो नॉर्मल भी अगर ये कहीं पर करें, लोकेशन मैटर करता है। अगर वही शो ये कनाडा में करेंगे तो इनकी वैल्यू होगी। वही शो अगर ये किसी जगह पर जाके करेंगे, वही आदमी उसी काबिलियत के साथ, जिस काबिलियत से वहाँ पर उस आदमी को करोड़ों मिल रहे हैं, एक दूसरी जगह पर उस आदमी को एक लेवल से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। मुझे नहीं पता मैं सही ढंग से आप लोगों को समझा पा रहा हूँ, नहीं समझा पा रहा हूँ। एक और उदाहरण देते हैं जो मैंने अभी थोड़े दिन पहले नोटिस भी किया, मैं उसको अपने हिसाब से बताता हूँ। लोकेशन क्यों मेरे दिमाग में ये बात आई कि लोकेशन बहुत मैटर करती है। अगर मैं भिखारी होता, इसका हम टाइटल भी यही रखेंगे। टाइटल जो थंबनेल जो मेरे लिए बनाता है मैं उसको बोल दूंगा, या वो ये वीडियो जब देखेगा तो उसको मालूम पड़ जाएगा उस पर, अगर मैं भिखारी होता, ऐसा लिख दे थंबनेल में। अगर मैं भिखारी होता तो मैं कहाँ भीख मांगता? जनरली कहाँ मुझे सबसे ज़्यादा पैसा मिलता? मुझे, मतलब हम एक भिखारी की बात करते हैं और मैं इसको अपने ऊपर ले रहा हूँ कि अगर मैं भिखारी होता, मैं अपने आप को बड़ा डेढ़शाना बनता हूँ ना, तो मैं अगर मान लो भिखारी होता तो मैं क्या करता? मैंने थोड़े दिन पहले कुछ भिखारियों को नोटिस किया, क्योंकि यहाँ पत्तिया में भी काफ़ी भिखारी भीख मांगते हैं। तो कोई औरत है अपने छोटे बच्चे को लेके बैठी है, कहीं पे कोई पैर कटा हुआ लेके बैठा है, और उन्हें अच्छी खासी भीख मिलती है, अच्छी खासी भीख मिलती है। यहाँ पर मैं कई मंदिरों में गया हूँ, कई बुद्धिस्ट टेम्पलों में गया हूँ कुछ दिन पहले। तो अभी भी मैं एक टेम्पल देखने के लिए गया था आज सुबह ही, तो वहाँ पर जो बौद्ध भिक्षु है उन्होंने ये धागा बांध दिया मुझे, तो मैंने उस समय उनको मना नहीं किया, बंधवा लिया। अभी उतार दूंगा मैं इसको। तो मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं है, पर मैं वहाँ वो नोटिस क्या कर रहा था, एक तो प्लास्टिक के फूल चढ़ रहे थे वहाँ पे, प्लास्टिक के फूल जो एक्सपायर ही नहीं होने वाले, जो कभी ख़राब ही नहीं होने वाले, तो वो वहीं पर चढ़ रहा है, वहीं से वो घूम के वापस बिक रहा है। प्लास्टिक की फूलों की माला, प्लास्टिक के फूल, ओरिजिनल भी चढ़ते हैं पर प्लास्टिक के भी चढ़ते हैं। वो थोड़ा हाइट पे था टेम्पल, मैं तो गया था व्यू देखने के लिए कि वहाँ से पत्तिया सिटी कैसा लगता है। वीडियो बनाना चाहता था, पर मैं वीडियो में मैंने बनाया भी, पर मैं उस वीडियो को मैंने डिलीट कर दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि भी मतलब मैं वहाँ पर हो करके मैं उन्हीं की पोल खोल रहा था, उन्हीं के बारे में बोल रहा था, मुझे सही नहीं लगा। थोड़ा अपना सेफ्टी रीज़न, सिक्योरिटी रीज़न और वो सब भी समझ लो आप। मतलब आप एक बाहर से अपने विचार रख रहे हो और आप अंदर घुस करके अपने विचार रख रहे हो। ऐसा मैंने पहले एक दो बार किया था नेपाल वगैरह में, पशुपतिनाथ टेम्पल में, और इंडिया में भी मैं रामेश्वरम में गया था, ज्योतिर्लिंग जो है। चलो खैर वो अलग बात है। तो मैंने मंदिरों के बाहर एक भी भिखारी नहीं देखा। सोचो कितनी हैरानी की बात है कि मंदिरों के बाहर भिखारी नहीं है। मैं यहाँ पर 3 बड़े बुद्धिस्ट टेम्पल में गया हूँ अभी तक, 1 2 3, हाँ 3 टेम्पल में गया हूँ पिछले 1 साल के अंदर। एक बार ही गया हूँ देखने के लिए, एक भी भिखारी नहीं है।
और भिखारी कहाँ है? वॉकिंग स्ट्रीट के बाहर मिल जाएंगे, पत्तिया बीच रोड पे मिल जाएंगे, ये यहाँ पर सेकंड रोड पे मिल जाएंगे, जहाँ मेरा ये कॉन्डो था व्यू थले, यहाँ आपको फुटपाथ पर बैठे हुए भिखारी मिल जाएंगे। मैंने जब ये चीज़ इसको रिसर्च किया, क्योंकि इंडिया में भिखारी कहाँ मिलते हैं? मंदिरों के बाहर, धार्मिक स्थान के बाहर ज़्यादा मिलते हैं। आप चाहे दरगाह में जाओ, चाहे मस्जिद के बाहर देख लो, दरगाह के बाहर देख लो, मंदिर के बाहर देख लो, कहीं पे भी देख लो, आपको भिखारी ज़्यादा मिलेंगे। पर यहाँ पर नहीं थे। तो मैंने इसको थोड़ा बारीकी से समझा, वो चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। पल्ले पड़े तो ठीक है, नहीं तो पता नहीं। लोकेशन बहुत मैटर करती है। तो मैंने ये पाया कि यहाँ पे भीख मांगने वालों को, ये जो भीख मांगने वाले आते हैं छोटे छोटे गाँव से आते हैं। थाईलैंड काफ़ी बड़ा है, तो जो यहाँ खाने को रोटी नहीं है, बहुत बारिश होती है, कुदरती आपदाएं हैं, और जो गरीब लोग हैं वो लोग यहाँ पर, वही लोग आके यहाँ पर फिर वैश्यावृत्ति भी करते हैं, और उन्हीं में से कुछ लोग जो होते हैं वो भीख भी मांगते हैं। तो यहाँ से बात दिमाग में क्लिक करी कि यहाँ के भिखारी भी कितने समझदार है कि उनको मालूम है लोकेशन मैटर। अभी मैं वापस आपकी काबिलियत वाली बात पे ही आऊँगा, पर आपको समझने में बहुत आसानी होगी। उनको देख करके मेरे को एक बात समझ में आई कि अगर मैं भिखारी होता, जब भी मैं किसी को भाषण देता हूँ ना कि यार इस आदमी को आगे होना चाहिए था, ये आदमी क्या कर रहा है, सिक्योरिटी गार्ड बना हुआ है, ये बना हुआ है, तो मैं अपने ऊपर रख के देखता हूँ कि अगर तू सिक्योरिटी गार्ड होता, इसकी जगह ये ज़िंदगी तू जी रहा होता तो क्या करता। क्योंकि जब मैंने उसको बोला कि तुझे ये करना चाहिए, तो बोलता नहीं नहीं भाई साहब, ऐसा होता है, वैसा होता है, टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। तो मैंने कहा क्या तू भी अपने आप को ऐसे बहाने देता? नहीं, मैं बहाने नहीं देता। जैसे मैं, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, अगर झेलने की क्षमता हो तो झेलना, वरना निकल जाना जिनमें पेशेंस नहीं है। मैं जब दुबई में था, तो रसल खेमा में जब मैं अपने होटल में था, तो मेरा एक वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड था। तो मैं हर बार वहाँ जाके महीनों महीनों रहता हूँ, तो उससे थोड़ी हाई हेलो हो गई। तो वो जब भी वो, अरे शर्मा जी क्या हाल है, वो शर्मा जी बोलता मुझे। तो क्योंकि नेपाल में शायद शर्मा कास्ट होती है, तो पता नहीं क्यों उसको मालूम है मेरा नाम राकेश शर्मा, तो वो राकेश नहीं बोलेगा, शर्मा सर बोलता है, शर्मा सर। तो उसकी ना तोंद निकली हुई है, बटन खुले रहते हैं। मैं अभी वो भिखारी वाले पॉइंट पे भी आऊँगा और आपकी काबिलियत वाले पॉइंट पे आऊँगा, सब्र रखना, मुद्दे से भटक नहीं रहा हूँ, सारे कनेक्टेड है। तो मैं उसको बोलता था कि अरे यार ऊपर जिम है, जिम विम किया करो। अरे नहीं, टाइम ही नहीं मिलता है, ये नहीं होता। मैंने कहा नहीं, तो ड्यूटी खत्म होती है आपकी 8 घंटे बाद, तो मैनेजर को बोल दो कि यार आधा घंटा 1 घंटा मैं वर्कआउट कर लूँगा, तो वो मना थोड़ी करेंगे। उनके लिए तो अच्छा है कि उनका सिक्योरिटी गार्ड जो है फिट है। नहीं नहीं, वो हमने बोला था, वो टाइम होता ही होता, वो टाल गया। मैंने सोचा कि तू उसको भाषण दे रहा, तू अगर इसकी जगह जिंदगी जी रहा तो क्या करता? तो मैं यही करता, मैं उस मैनेजर को बोलता कि भाई मेरे को आधा घंटा जिम करने की इजाज़त दे दे, उस टाइम पे दे दे जिस टाइम पे जिम में कोई ना होता हो या जिम बंद हो, मैं कर लूँगा, ताकि तुम्हारा कोई नुकसान ना हो। बहुत ज़रूरत है मेरी, थोड़ी सैलरी ले ले, कम कर दे, पर मेरे को जिम करने दे, जिससे मैं एक फिट और एक अच्छा बॉडी गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड बन सकूँ। उससे क्या होगा, उससे मुझे इसी जगह पर प्रमोशन मिल सकता है, नहीं तो कोई ना कोई सिक्योरिटी एजेंसी की मेरे पे नज़र पड़ सकती है, किसी अमीर आदमी की नज़र पड़ सकती है, अरे यार ऐसा बॉडीगार्ड होना चाहिए। मतलब रास्ते खुलते, और साथ के साथ कुछ और भी सीखता। सेम ऐसी चीज़ जब मैंने भिखारी को देखी, यार मंदिर के बाहर एक भी भिखारी नहीं देखा मैंने, जबकि मंदिरों में यहाँ पर लोग मालूम क्या चीज़ें देते हैं, फूल और ये सब तो देते ही देते हैं, वो जो अंधविश्वास वाली चीज़ें हैं, पर साथ में ज़रूरत की चीज़ें भी देते हैं। फ्लोर क्लीनर, टूथपेस्ट, ब्रश, साबुन, तेल, घी, मतलब रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वो भी मंदिरों में दी जाती हैं, बहुत भिक्षु को चढ़ाई जाती है, फिर वो लोग वो ज़रूरतमंद लोगों को लौटाते हैं, वो सामान ज़रूरतमंद लोगों को वो सामान देते हैं। ये कंसेप्ट मुझे थोड़ा अच्छा लगा। रोज़मर्रा की यूज़ होने वाली चीज़ें जो भी है, बर्तन साफ़ करने का, वो कुछ भी जो भी घर में इस्तेमाल होता है, जो भी चीज़ें आपकी दिनचर्या में यूज़ होने वाली होती, वो लोग खरीद के अपने अपने हिसाब से देते हैं, और वो चीज़ फिर ये लोग गरीब लोगों को देते हैं। तो मैंने कहा उसके बावजूद वहाँ पर भिखारी नहीं है, भिखारी हो तो भाई कोई आदमी पिता ने। तब एक बात समझ में आई कि लोकेशन मैटर करती है। भिखारी कहाँ है? भिखारी रेड लाइट एरिया के आसपास है, भिखारी वाइन शॉप के बाहर है। यहाँ वाइन शॉप 7-11 में वाइन मिलती है और वही प्राइस पे मिलती है, तो 7-11 के बाहर आपको भिखारी मिलेंगे। आप कभी कभी नोटिस करना, हिंदुस्तान के अंदर भी नोटिस करना, भिखारी मंदिर के बाहर बैठा है और एक नहीं कई सारे बैठे हैं, उसे ज़्यादा पैसे मिलते हैं या उस भिखारी को ज़्यादा पैसे मिलते हैं जो रेड लाइट एरिया में भीख मांग रहा है। कोई आदमी वैश्यावृत्ति करने के लिए आया है, मतलब वैश्याओं के पास आया है, दिल्ली में जैसे जीबी रोड है, कोलकाता में सोनागाची है, मुंबई में ग्रांट रोड है। इन जगहों पर जो भिखारी होते हैं उन्हें ज़्यादा पैसे मिलते हैं, या मंदिर के बाहर या धार्मिक के बाहर बैठे हुए भिखारी को ज़्यादा पैसे मिलते हैं? शराब के ठेके के बाहर बैठे हुए भिखारी को ज़्यादा पैसे मिलते हैं, या मंदिरों के धार्मिक स्थानों के बाहर बैठे हुए को ज़्यादा पैसे मिलते हैं?
अभी ट्विस्ट समझना आप। तो यहाँ पर भिखारी आपको उन जगहों पर मिलेंगे जहाँ शराब बिकती है उसके बाहर मिल जाएंगे, या फिर जहाँ पर वेश्यावृत्ति होती है उसके आसपास मिल जाएंगे। क्या है कहानी? लोकेशन मैटर करता है। अब इसमें लोकेशन का क्या फ़र्क हो गया? देखो, जब आदमी मंदिर में जाता है तो वो ऑलरेडी अपने अपराध बोध को मंदिर में जाके ख़त्म कर देता है, धार्मिक स्थान ख़त्म कर देता है, उसके गिल्ट को ख़त्म कर देता है धार्मिक स्थान। मैं हमेशा बोलता हूँ धार्मिक स्थान एक ड्राई क्लीन की दुकान, एक धोबी घाट से ज़्यादा कुछ नहीं है। दुनिया में कोई भी धार्मिक स्थान है वो एक ड्राई क्लीन की दुकान है, जहाँ पर आप अपने आप को गंदा करके जाते हो और अंदर जा करके आप अपने आप को क्लीन कर लेते हो और खुद ही मान लेते हो कि आप क्लीन हो भी गए, आप साफ़ हो भी गए, आप धुल के वापस आ गए। अब जब आपका गिल्ट ख़त्म हो गया तो आपके जो दान करने की क्षमता है वो बहुत कम हो जाती है। तो आप क्या करते हो? भिखारी को सिक्के देते हो, कुछ खाने पीने को दे दिया, थोड़ा बहुत सिक्का दे दिया, कई सारे होते हैं तो एक एक दो दो रुपये दे करके अपने आप को बड़ा दानवीर करण समझने लग जाते हो। यही होता है धार्मिक स्थान के बाद, क्योंकि गिल्ट नहीं होता, क्योंकि गिल्ट तो अंदर ख़त्म कर रहा है। अंदर जाके हमने माफ़ी मांग ली, खुद ही हमने मान लिया कि हमें माफ़ी भी मिल गई, तो हमारा अपराध बोध खत्म हो गया। तो अब जब अपराध बोध नहीं है तो फिर दान करने का क्या तुक बनता है? तो फिर तो जहाँ अपराध बोध खत्म हुआ वो पुजारी को हम भले ही थोड़ा ज़्यादा देते, भिखारी को हम कम देते हैं। भिखारी को भीख कहाँ मिलेगी? जहाँ इंसान को गिल्ट ज़्यादा होगा। तो रेड लाइट एरिया, वैश्यावृत्ति वाले इलाके, वहाँ पर आदमी चाहे जितनी मर्जी ऐश मौज कर ले, नशे में होता है, ऐश मौज करता है, तो उसके अंदर गिल्ट भी होता है कि अरे यार अल्टीमेटली मैं दुनिया या समाज की दृष्टि में तो गलत ही कर रहा हूँ ना। चाहे मैं जो मर्जी कहानी सुना लूँ, बहाने बना लूँ, पर अल्टीमेटली दुनिया के हिसाब से तो मैं गलत ही कर रहा हूँ। तो गिल्ट की वजह से वो भिखारी को ज़्यादा पैसे देता है, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये। हम लोगों को लगता है कि वो नशे में दे रहा है, नहीं। यहाँ पर मैंने देखा है बहुत सारे जो यूरोपियंस हैं, भाई हम अगर किसी को 10 रुपये देते तो वो 20 दे सकते, 30 दे सकते, वो 100 बात भी देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि वो ये हिसाब लगाते हैं कि यार मेरे साथ एक लड़की है, इसको मैं मुंह मांगे पैसे दूंगा और मैं कहीं ना कहीं गलत भी कर रहा हूँ दुनिया की दृष्टि में, क्योंकि दुनिया में किसी भी देश में वैश्यावृत्ति को सही नहीं माना गया, थाईलैंड में भी सही नहीं माना गया। इसीलिए यहाँ जो भी लड़कियाँ ये काम करती हैं वो अपने घरों में झूठ बोलती हैं कि हम होटल में काम कर रहे हैं, वहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ काम कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि गलत है। अगर गलत नहीं होता, गिल्ट नहीं होता, तो फिर झूठ बोलने की जरूरत क्या है? तो उस आदमी को भी मालूम होता है कि यार मैं कर तो अल्टीमेटली गलत ही रहा हूँ, तो वो आदमी भी भिखारी को अच्छी रकम देता है। वो जो लड़की उसके साथ पैसों के लिए, मैंने उनको भी बहुत पैसे देते हुए देखा है उन्हें। शराब के ठेके के बाद जब आदमी शराब खरीदता है तो उसको मालूम है कि यार मैं चाहे जितना मर्जी इंजॉय कर रहा हूँ या मैं दुख की वजह शराब पी रहा हूँ, पर शराब तो गलत ही पी रहा हूँ, क्योंकि सदियों से हमारी कंडीशनिंग करेगी शराब, नशा गलत है, पर स्त्री गमन गलत है। तो वो जो गलत की कंडीशनिंग है, दुनिया के हर समाज में हर धर्म ने यही बात बोली है। किसी भी धर्म ने चोरी को जस्टिफाई नहीं किया, किसी भी धर्म ने वैश्यावृत्ति को जस्टिफाई नहीं किया, किसी भी धर्म ने शराब को, नशे को जस्टिफाई नहीं किया। तो वहाँ पर गिल्ट ज़्यादा होता है, तो फिर वो भिखारी को गिल्ट कम करने के लिए ज़्यादा बड़ी रकम देता है। अपने आप को भी ये कहता है अरे यार इस लड़की को भी तो मैंने 1000-2000 बात देने, चल इसको 50-100 बात दे दिए तो क्या फ़र्क पड़ा। वो अपने आप को ये रीज़न देता है, पर रीज़न गिल्ट होता है। शराब खरीदता आदमी, शराब खरीद के अरे मैं शराब पीऊँगा, तो जब आदमी शराब खरीदता, अरे यार मैं अपने आप को नशे में डालने के लिए पैसा खरीद रहा हूँ, नशे को दुनिया ने गलत माना है, तो यार मैंने 500-600 बात की अगर बोतल खरीदी है तो 20-40 बात इसको भी दे देता हूँ। तो यहाँ पर उन भिखारियों को ज़्यादा पैसे मिलते हैं। इंडिया में भी आप कभी देखना कि शराब के ठेके के पर बैठे हुए भिखारी को ज़्यादा बड़ी रकम मिलती है। वहाँ पर सिक्के बहुत कम मिलेंगे, या मिलेंगे तो वो जितने चेंज हाथ में आए होंगे सारे दे देंगे। पर कभी भी नोटिस करना, धार्मिक स्थानों पर वो एक भिखारी को 1 रुपये से ज़्यादा नहीं देते, क्योंकि वो ये कहेंगे यार बहुत सारे हैं ना। फिर वो वहाँ पर दूसरी कहानियाँ ले आते हैं, अरे इन्होंने सबने दारू पीनी, ये पीना, वो पीना। यहाँ पर ठेके के बाहर वाला आदमी ये नहीं कहेगा कि मैंने इसको 10 रुपये दे दिया, 20 रुपये दे दिया तो ये जाके दारू पिएगा। आप कभी भी देखना कि शराब खरीदने के बाद जो आदमी भिखारी को पैसा देगा वो इस बात को नहीं सोचेगा कि ये आदमी मेरे पैसों की शराब पीएगा, उसको मालूम मैं भी तो यही कर रहा हूँ, है ना। या जो वैश्यावृत्ति वाले इलाकों में जाके भीख मांगते हैं, तो वहाँ पर वो आदमी या वो औरत उसको सोच के ये नहीं सोचेगी क्या गलत काम करेगा, उसको मालूम है सबसे गलत काम तो मैं ही कर रहा हूँ। पर मंदिर के बाहर वाला आदमी कहेगा नहीं नहीं इनको जो मर्जी पैसे दे दो, इन्होंने रोज भीख मांगनी है, शाम को शराब पीनी, ये करना वो करना, क्योंकि वहाँ पे गिल्ट कम होता है। तो भिखारी, ये बात जो अक्लमंद भिखारी, भिखारियों में भी तो IQ लेवल होता है ना, तो जो अक्लमंद भिखारी उनको मालूम है लोकेशन क्या है, कहाँ पर हमारी भिखारी होने की जो काबिलियत है, भिखारी होना भी एक काबिलियत है। हमें लगता है भिखारी क्या है, भीख ही तो मांग रहा है, आप मांग के देख लो, अल्टीमेटली तो आप भीख ही मांग रहे हो, आप भी तो भिखारी हो ना भाई। मंदिर में आप भीख ही तो मांग के आ रहे हो कटोरा लेकर के, आप तो उससे बड़े भिखारी हो कि मंदिर के अंदर जाके बड़ी भीखें मांग रहे हो, वो तो छोटी भीख मांग रहा है।
तो हमें लगता है कि भिखारी वो ना वो जो भिखारी की काबिलियत है उसको, जो अक्लमंद भिखारी है उनको मालूम है कहाँ यूज़ करनी है, कहाँ यूज़ करनी है। इस वो ऐसी जगहों पर जो भिखारी बैठते हैं उनको ज़्यादा पैसे मिलते हैं, क्योंकि लोकेशन मैटर करती है। अब आते हैं घूम फिर करके उसी बात पर कि आप अपनी काबिलियत को कहाँ इस्तेमाल कर रहे हो, ये लोकेशन मैटर करती है। अगर आप अपनी काबिलियत या अपने दिमाग का इस्तेमाल मूर्खों के बीच में कर रहे हो या ऐसी जगहों पर कर रहे हो जहाँ पर उसकी वैल्यू ही नहीं है, वैल्यू ही नहीं है, तो आप 100 रुपये का नोट होते हुए अपने आप को 10 रुपये में खर्च कर रहे हो। तो सबसे पहले आप में से जो भी लोग सच में रियल काबिल हैं और रियल काबिल मानते हैं अपने आप को, बाकी तो हर आदमी मानता है कि मेरे अंदर काबिलियत है, होती भी है, पर उन्हें पता नहीं होता कुछ और चीज़ को काबिलियत है। मैं बड़ा ईमानदार हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। आप ये देखो कि आप अपने आप को इस्तेमाल कहाँ कर रहे हो, बेच कहाँ रहे हो। लोकेशन मैटर करती है। जैसे अब मैं अपना उदाहरण देता हूँ, मैं वही बात कहने वाला था कि अगर मैं भिखारी होता तो मैं मंदिरों के बाहर, धार्मिक स्थान के बाहर नहीं भीख मांगता, मैं भीख मांगता किसी वेश्या के कोठे के बाहर, जहाँ पर वो धंधा करती उसके बाहर बैठ के भीख मांगता। ज़्यादा पैसे मिलते, कम लोग देते पर बड़ी रकम देते, कम टाइम में मेरा काम हो जाता। मैं शराब के ठेके के बाहर भीख मांगता, जुए के अड्डे के बाहर भीख मांगता, समझ रहे हो, वहां पर ज़्यादा पैसे मिलते हैं। लोकेशन मैटर करता है। जैसे मैं अब एक और अपना उदाहरण देता हूँ जो प्रैक्टिकल है। ये तो काल्पनिक है कि अगर मैं भिखारी होते तो काल्पनिक हो गया ना, इमेजिनेशन वाली बात होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं अपना कंस्ट्रक्टिव जो मैं कर रहा हूँ, मैं कहाँ बेचा मैंने अपने आप को। जब मैंने यूट्यूब पर एक अपने ईमानदारी से अपनी बातें रखना शुरू किया, कसिनो को लेकर के और अलग अलग चीज़ों को लेके, तो मैंने अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म यूट्यूब चुना, ना कि फेसबुक। मेरा कोई भी कंटेंट जो यूट्यूब पर है वो फेसबुक पर आपको नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेगा, पहले का मिलेगा या बहुत कम मिलेगा। इंस्टाग्राम पर भी रील के फॉर्म में मिलेगा, पर ऐसे बड़े वीडियो में नहीं डालता हूँ, क्योंकि मैंने चुना अपने आप को प्रेजेंट करने का तरीका यूट्यूब। क्योंकि मेरा सिंपल सा था तरीका, फेसबुक है रिश्तेदारियां जोड़ने के लिए, व्हाट्सअप है चुगलियां करने के लिए, इंडिविजुअल या ग्रुप में 3-4 लोगों के साथ बैठ के चुगलियां करने के लिए। फेसबुक रिश्तेदारियां जोड़ने के लिए, व्हाट्सअप चुगलियां करने के लिए, इंस्टाग्राम दिखावे के लिए, और यूट्यूब सीखने सिखाने के लिए। अगर जो कम्युनिटी सीखना सिखाना चाहती है उनके लिए यूट्यूब है। वैसे तो यूट्यूब पर भी बकवास, बहुत सारे लोग बकवास देखते हैं, वो सब देखते हैं, पर आज भी अगर आपको बैंगन का भरता अच्छा कैसे बनाते हैं तो वो यूट्यूब पर जाओगे आप कोई भी चीज़ सीखने सिखाने के लिए, यूपीएससी मटेरियल कुछ भी यूट्यूब है। यूट्यूब है सीखने सिखाने के लिए, फेसबुक है रिश्तेदारियां जोड़ने के लिए, व्हाट्सअप है चुगलियां करने के लिए, इंस्टाग्राम है शोबाजी के लिए, दिखावे के लिए। तो मैंने इनमें से जो चैनल चुना और जिस पर मैंने अपना 100% दिया, जहाँ तक मैं दे सकता था, वो है यूट्यूब। फेसबुक पर यूट्यूब से ज़्यादा आसान था वीडियो अपलोड करना, पर मैंने नहीं चुना, क्योंकि फेसबुक की कम्युनिटी बड़ी चीप है। जो लोग फेसबुक पर होते हैं, चाहे बड़े पढ़े लिखे हों, बड़े करोड़पति हों, पर जो लोग फेसबुक पर ज़्यादा एक्टिव रहते हैं या फेसबुक ही उनके लिए मेन सोशल मीडिया है, तो उनकी मानसिकता देख लो। वो ज़्यादा हिंदू मुसलमान करते होंगे, वो ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों में उलझते, मतलब चीप कम्युनिटी है फेसबुक पर। व्हाट्सएप पर तो वही लोग हैं जिनको आप जानते हो। तो फेसबुक की ये कहानी। तो मैंने अपने आप को व्हाट्सएप पे चुना, लोकेशन मैटर, कि मैंने किसको चुना। अगर मैं फेसबुक चुनता तो सोचो आप मेरा क्या होता, भीड़ बहुत आती। यूट्यूब पर भी अगर मैं आज अपने लाइव को हॉरिजेंटल मोड में करूं और वर्टिकल मोड में करूं, ऐसे लंबाई में करूं शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में, तो मेरे व्यूज़ डबल आते हैं। पर मैंने 1-2 बार करने हैं, कभी नहीं किया, क्योंकि कम्युनिटी घटिया आती है। जो रील देखने वाली कम्युनिटी होती है ना, शॉर्ट वीडियो देखने वाली कम्युनिटी होती है, जो चीप कम्युनिटी होती है, जिनमें सहन शक्ति नहीं होती, बुद्धि नहीं होती, वो कम्युनिटी ज़्यादा आती है। व्यूज़ डबल ट्रिपल हो जाते हैं, पर घटिया लोग आते हैं। इसलिए मैं हॉरिजेंटल मोड में होता हूँ। कभी भी वर्टिकल मोड में मैंने नई वीडियो बनाई, क्योंकि मुझे मालूम है कि वहाँ क्या हाल होगा। व्यूज़ बढ़ेंगे पर लोग घटिया आएंगे। यहाँ पर वो लोग आएंगे जो लंबे वीडियोस देखने वाले, जिनमें पेशेंस है, धैर्य है। तो यूट्यूब में भी किस तरीके के मैटर को चुनना है, तो लोकेशन मैटर करता है।
सेम जब मुझे कोई 5,000 देने को तैयार था एक वीडियो के, या 8,000 देने को तैयार था उनका नाम बताने का, मैंने $500 मांगे, किसी ने नहीं दिए। 6 महीने बाद किसी ने एक बार हाँ करी, तो आज भी मैं उसके साथ हूँ। तो मैं हमेशा एक डायलॉग मारता था कि मुझे गरीबों का दिलेर मेहंदी नहीं बनना है, कि सस्ते में कभी नहीं बिकना है। मुझे याद है जब मेरे से किराया भी नहीं निकलता था, तो मुझे गोवा में मेरे घर के आसपास, जो मेरा पहले वाला घर था जहाँ पर मैं छत पर बैठकर वीडियो बनाता था, वहाँ पर किसी ने मेरे को मैसेज किया कि भी आप फेसबुक, और मैसेज भी फेसबुक पर ही किया, मैसेंजर पे, कि भी हमारा यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है और आप अपनी फैमिली के साथ आओ और हमारी तरफ से आपको एक बढ़िया डिनर होगा, और आप कभी हमारे बारे में जिक्र करो, और आप चाहोगे तो हम कुछ आपको डील भी दे सकते हैं। मैं नहीं किया, मेरे घर के बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे था, मैं नहीं किया। मैंने कहा अगर मैंने आज सस्ते में अपने आप को बेच दिया तो मैंने अपनी कीमत डिसाइड कर ली। आज मुझे भी लगता है कि मैंने $500 भी कम मांगे थे, और एडवांस में मांगे थे 100%, और मुझे मिले। तो आप अपनी काबिलियत को कहाँ प्रेजेंट कर रहे हो, कहाँ प्रस्तुत कर रहे हो, और किस तरीके से कर रहे हो। जैसे मैं कई बार मैंने एक वीडियो भी बना के डाला ना कि मेरे अंदर का अमिताभ बच्चन जाग जाता है। वो अमिताभ बच्चन मतलब वो एटीट्यूड, वो अंदाज, वो गर्व आपका, वो प्राइड, दुनिया उसको घमंड बोल सकती है, भाड़ में जाए दुनिया। तो अपने अंदर की काबिलियत को पहचानो, फिर जहाँ उसके कदरदान हो, जहाँ उसकी वैल्यू हो, वहाँ पर उसको यूज़ करो, और एक अच्छे एटीट्यूड के साथ। एटीट्यूड कभी गलत नहीं होता है, दुनिया उसको एरोगेंस समझ सकती है, क्योंकि एटीट्यूड और एरोगेंस के बीच में बहुत थिन लेयर है। तो भीड़ उसको एरोगेंस समझेगी, पर वो आपका एटीट्यूड होता है, एक अंदाज होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, जो भी मैंने बात करी है, ऐसे ही जो मन में आया बोल दिया, 26 मिनट 27 मिनट तक अगर आप लोग पहुँचे हो तो मुझे कमेंट करना और टाइम लिख के बताना कि इस टाइम तक हमने वीडियो देखा है पूरा। तो मैं एक अगला वीडियो बनाना चाहता हूँ, मतलब एक अगली बात शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। जैसे इस वाले में तो मेरा ये था कि लोकेशन मैटर। आप एक बेहतर सेल्समैन हो, या बेहतर आपके अंदर कोई काबिलियत, आप बेहतर डॉक्टर हो, या आप एक बेहतर लॉयर हो, तो आप इंडिया में हो या इंडिया से बाहर हो। इंडिया में हो तो एक छोटे शहर में हो या बड़े शहर में हो, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लॉयर हो या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हो, लोकेशन मैटर करता है कि आपकी वैल्यू कहाँ है। आपको गरीबों का दिलेर मेहंदी बनना है या फिर आपको इंटरनेशनल माइकल जैक्सन बनना है, वो आपको देखना है। तो अगर आप लोग चाहोगे तो मैं एक वीडियो, एक बहुत ज़बरदस्त बात है जो मैं अपने ऊपर भी अप्लाई करता हूँ, कि हमें लगता है कि किसी भी कामयाबी के लिए, या बेहतर बिजनेस के लिए, या बेहतर फैसले के लिए एक बेहतर आइडिया नंबर 1 होना चाहिए। आइडिया नंबर 1 पे आता है, सबसे पहले एक अच्छा आइडिया नंबर 1 पे आता है। मैं भी ऐसा मानता था कुछ सालों पहले तक। फिर मैंने किताब पढ़ी कि आइडिया इम्पॉर्टेंट नहीं है, पहले नंबर पर नहीं आता। आइडिया इंपॉर्टेंट है पर वो सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर आप चाहोगे तो यहाँ तक जो भी पहुँचे हैं वो टाइम भी लिख के बता देंगे, तो मैं अगली बार ये बताऊँगा कि हम जो आइडिया के पीछे भागते हैं ना, कि यार हमारे पास आइडिया नहीं है कुछ करने का, कर तो हम भी लें, नहीं, आइडिया मैटर नहीं करता। आइडिया इंपॉर्टेंट है पर सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है। तो क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, या इस पर डिटेल में मैं बात करूँगा अगले वीडियो में। अगर आप लोग का कमेंट आएगा, लगेगा कि आप लोग इस तरह की बकवासें सुनते हो, क्योंकि कुछ लोग सुनते हैं, टाइम लिखते भी हैं, तो इसलिए मैं अगला वीडियो बना भी लेता हूँ। और तो हमेशा ये बात ध्यान रखना कि आप अपने आप को कहाँ बेच रहे हो। सड़क पर बेच रहे हो, देखो एक सड़क पर बिकता है समोसा, है ना, वो आपको कितने का मिलता होगा, 5 रुपये 10 रुपये का शायद, मुझे तो मालूम नहीं, मैं तो खाता नहीं अब। तो वही समोसा, एक ऐड आती थी ना कि वो कोई जाता है एक बड़े से हाई फाई रेस्टोरेंट में, फाइन डिनर वाले में, और वहाँ जाके वो कुछ ऑर्डर करता है, वो मेन्यू देखता है, उसमें इंग्लिश में कुछ लिखा होता है, वो इंग्लिश में उसको बोलता है ये वाला ऑर्डर लेके आओ। एक बढ़िया सा वो जो बटलर जो होता है, वो वेटर बटलर बोलते हैं ना, वो ओके सर ऐसे करके ब्लैक कोट पहन के वो जाता है, फिर पीछे से ऐसे होटल की बैक साइड से निकलता है ऐसे कपड़ा झटकते हुए, ओए 2 समोसे देना। फिर वहाँ से सड़क की रेडी से 2 समोसे खरीदता है, फिर उस समोसे को वाइट प्लेट के अंदर 2 समोसे और केचप के साथ ऐसे 2 बूंद और एक स्माइली बना हुआ और एक 3 पत्तों वाला हरा धनिया टहनी के साथ ऐसे बीच में रख के ऐसे ले जा करके उसको ट्रे में रख के देता है। वो माइंड ब्लोइंग, व्हाट ए प्रेजेंटेशन ऐसे करता है। समोसा सड़क का था, सड़क पे बिकता 10 रुपये का, होटल में बिकेगा 300 रुपये का, ये फ़र्क है।
बढ़िया से बढ़िया चाय सड़क पे पी लो, मज़ा आ जाएगा आपको। 10 रुपये 20 रुपये, बढ़िया से बढ़िया चाय। और मैंने चाय 5 स्टार में भी पी हुई है, ताज होटल में पी हुई है। 600 रुपये से कम की चाय नहीं आती, कितनी बढ़िया होगी सोचो आप। तो लोकेशन मैटर करता है। तो आप अपने आपको देखो कि आप भीड़ की तरह ज़िंदगी जीना चाहते हो तो जहाँ पर भीड़ बैठी है वहीं जाके बीच में अपना भी ठिकाना बना लो, खोमचा लगा लो। और अगर कुछ बड़ा करना है तो सही लोकेशन चुनो अपनी काबिलियत के हिसाब से, और जहाँ पर उस काबिलियत की कद्र हो। ठीक है। तो जिन लोगों ने 27-28 मिनट पे जो मैसेज किया था कमेंट टाइम का, उन्हें अब 30 मिनट पे करना होगा। चलो दोस्तों, ओके, गुड बाय, थैंक यू।